हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रल्स क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर 7। तो इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। फर्स्ट वन इज एक्स रेज टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। डी एक्स का मतलब होता है किसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसी तरीके से ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x प्लस सी। ए रेज टू द पावर x का इंटीग्रल ए रेज टू द पावर x अपॉन लॉग ए टू द बेस e प्लस सी। इसी तरीके से ये सारे फॉर्मूले हैं, साइन कॉस सेक स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। और ये टेन कॉट सेक कॉसेक, ये सारे फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। स्टार्टिंग में बेसिक फॉर्मूले हैं। अब ये क्या पॉइंट है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन इससे पहले पढ़ रखा है हमने, तो उसी का इनवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। तो हम ये देख चुके हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो कॉस एक्स होता है। तो कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, साइन एक्स। लेकिन साइन एक्स प्लस 3 को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो वो भी कॉस एक्स आएगा। तो इस तरीके से तो कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस 3 भी होना चाहिए। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो सी हम लगाते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगाते हैं। इसको एक पॉइंट से समझते हैं, फंक्शन विद सेम डेरिवेटिव्स डिफर बाय अ कांस्टेंट। मतलब जो फंक्शन ऐसे हैं जिनका डेरिवेटिव सेम है वो एक कांस्टेंट से डिफर करते हैं। जैसे ये साइन एक्स का भी कॉस एक्स था और साइन एक्स प्लस 3 का भी कॉस एक्स था। तो फंक्शन जो है इन दोनों का डेरिवेटिव सेम आ रहा है। तो जिन फंक्शंस का डेरिवेटिव सेम आता है वो कांस्टेंट से डिफर करते हैं, और इसी कांस्टेंट के डिफरेंस को एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रल में कांस्टेंट ऐड करते हैं। तो अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट की। तो ये रिजल्ट क्या है, इन द अलजेब्रिक रैशनल एक्सप्रेशन इफ द पावर ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन the power of denominator, then first of all divide the numerator by denominator and then use the result numerator upon denominator is equal to quotient plus remainder upon denominator। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका यूज कब करना है, इन द algebraic rational expression if the power of numerator is equal to or greater than, मतलब जो न्यूमरेटर की पावर है वो डिनोमिनेटर से या तो बड़ी हो या उसके बराबर हो, तभी हम ये चीज यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल क्या है, एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसे इंटीग्रेट करना है हमें। तो इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो न्यूमरेटर है उसकी पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, क्योंकि न्यूमरेटर में एक्स की पावर 4 है और डिनोमिनेटर में एक्स की पावर 2 है। तो मतलब ये जो ऊपर वाला रूल हमने पढ़ा था इसे हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या था, रैशनल एक्सप्रेशन होना चाहिए जो कि है, और न्यूमरेटर की पावर या तो बराबर हो या उससे डिनोमिनेटर से ज्यादा हो। तो यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर की जो पावर है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड करना है। तो एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 को जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा पहले। तो एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे -1 का +1 हो जाएगा और इधर ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल और 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे हम इस इंटीग्रल को क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। तो कोशेंट कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस रिमाइंडर कितना है, 2 अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब ये वाला डिनोमिनेटर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जो इंटीग्रल होता है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे सेपरेट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रल 1 डी एक्स
प्लस इंटीग्रल 2/x² + 1 dx। अब x² dx का इंटीग्रल क्या होगा, जो फर्स्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इंटीग्रल x⁻n dx, इसकी वैल्यू होती है x⁻n+1/n+1 + c। तो वो यहाँ पे आ जाएगा x³ माइनस ये तो x हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रल 1/1 + x² dx। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रल 1/1 + x², ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसका होता है tan 1x + c। ठीक है, तो ये तो एज इट इज हो जाएगा x³ माइनस x प्लस 2 tan 1x + c। कांस्टेंट ऐड करने को हम यहां भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पे कांस्टेंट ऐड करेंगे फिर इसका अलग कांस्टेंट ऐड करेंगे, तो मतलब बेसिकली क्या है, ये तीनों इंटीग्रल का जो कांस्टेंट है वो हम c1 c2 c3 करके ऐड करेंगे, और फिर फाइनली जो c1 c2 c3 के जो कॉम्बिनेशन से जो एक कांस्टेंट आएगा उसको हमने क्या किया, हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, हमने यहाँ पे अलग अलग शो नहीं किया है कि इसका c1 इसका c2 इसका c3, जो फाइनल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो हमने एक साथ लिख दिया है। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब इसमें क्या है, x² - 1/x² + 1, जो ऊपर रूल हमने पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से या तो बड़ी हो या उसके बराबर हो। अब यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर की पावर 2 है और डिनोमिनेटर की भी पावर 2 है, मतलब दोनों की पावर जो है वो इक्वल है। तो इस केस में भी हमें क्या करना होगा, पहले डिवाइड करना होगा। तो x² - 1 को जब x² + 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा, तो x² + 1 साइन चेंज -1 -1 -2। अब इसको कैसे लिखेंगे, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी 1 - 2 अपॉन x² + 1 dx। अब ये क्या हो जाएगा, ये से सेपरेट कर लेंगे तो 1 dx माइनस इंटीग्रल 2/x² + 1 dx। इसकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस 2 तो कांस्टेंट है, और 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और 1/1 + x² का हम देख चुके हैं tan 1x प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट नोट हमारे पास है इसके अकॉर्डिंग। Now one more important note, we can consider the function as x if the differential coefficient of the function is a constant and divide the integral by differential coefficient। मतलब हम किसी फंक्शन को एज अ सिंगल वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, जब उसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, जिस फंक्शन को हम एज अ सिंगल वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं, एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स का मतलब है एज अ सिंगल वेरिएबल, तो जिस भी फंक्शन को हम एज एक्स कंसीडर कर रहे हैं उसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट होना चाहिए, एंड डिवाइड द इंटीग्रल बाय डिफरेंशियल कोफिशिएंट। और जो कांस्टेंट जो आ रहा है, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट की वैल्यू जो कांस्टेंट आ रही है, उसी कांस्टेंट से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो दो चीजें हैं यहाँ पे। पहली चीज तो ये कि फंक्शन को हम एज अ सिंगल वेरिएबल कब मान सकते हैं, वो केवल हम तभी कर सकते हैं जब उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट कांस्टेंट हो, और इंटीग्रल को हमें उस कांस्टेंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रल ax + b⁻n। अब इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपली जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था x⁻n dx इज इक्वल टू x⁻n+1/n+1 + c। तो बिल्कुल यही चीज यहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि यहां पे तो x पहले से सिंगल वेरिएबल में था, लेकिन यहां क्या है ax + b। तो हम ये चीज अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, जब ये जो ax + b है इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका जो डेरिवेटिव है वो कांस्टेंट है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ ये चीज लिखी हुई है कि जिस भी फंक्शन को हम एज अ सिंगल वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम ये अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ax + b को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ax + b का जो डेरिवेटिव है वो a आएगा, और a क्या है, कांस्टेंट। तो हम ये चीज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल इसी फॉर्म में हमने इस फॉर्मूले को अरेंज कर लिया। ठीक है, और a क्योंकि यहाँ पे
डिफरेंशियल कोफिशिएंट की जो बात हो रही है वो यहाँ पे क्या है, a, तो a से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो ax प्लस बी रेज टू द पावर n प्लस वन अपॉन a n प्लस वन प्लस सी। इसी तरीके से ये तीनों फॉर्मूले हम लिख सकते हैं। 1/ax प्लस बी का क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 1/x क्या होता है, log ऑफ मॉड x प्लस सी। अब लेकिन जो ax प्लस बी है उसको हमने एज अ सिंगल वेरिएबल कंसीडर किया। क्यों किया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है। डेरिवेटिव क्या आएगा इसका a, जो कि कांस्टेंट है। तो हमने बिल्कुल इसी लॉजिक से इस वाले इंटीग्रल को सॉल्व कर लिया। बस फर्क क्या है इसमें और इसमें, कि इसका जो इंटीग्रल है, इसका जो डेरिवेटिव है ax प्लस बी का, उससे हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, जो कि हमने किया है यहाँ पे a। सेम लॉजिक हमारा e रेज टू द पावर x के लिए होता है। अब e रेज टू द पावर x का क्या होता है, e रेज टू द पावर x प्लस सी। अब ax प्लस बी को यहाँ भी सिंगल वेरिएबल मान सकते हैं, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है वो कांस्टेंट है, तो a से डिवाइड करना पड़ेगा। सिमिलरली साइन ax प्लस बी का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस ax प्लस बी अपॉन a प्लस सी। इसमें भी a से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रल साइन x क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस x प्लस सी। तो इसी पर बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है 3x माइनस 7 होल रेज टू द पावर 5, इसका इंटीग्रल हमें बताना है। तो ये कुछ x रेज टू द पावर n जैसा लग रहा है, लेकिन x रेज टू द पावर n वाला फॉर्मूला हम कब लगा सकते हैं यहाँ, जब ये जो 3x माइनस 7 है, ये पूरा जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट हो। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3, जो कि कांस्टेंट है। तो हम x रेज टू द पावर n की तरह से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 3x माइनस 7 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1। लेकिन मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, जो इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा। तो इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है, 3, तो 3 से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनली, 3x माइनस 7 रेज टू द पावर 6 अपॉन 3 इंटू 6 18 प्लस सी। सिमिलरली जो ये वाला पार्ट है 1/2x माइनस 5, इसको भी हम 1/x की तरह सॉल्व कर सकते हैं। 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, log ऑफ मॉड x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, log ऑफ मॉड ऑफ 2x माइनस 5, क्योंकि हमने इसको एज अ सिंगल वेरिएबल कंसीडर किया है। लेकिन हमें साथ के साथ क्या करना पड़ेगा, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, 2, तो 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा प्लस सी। e रेज टू द पावर 9x प्लस e रेज टू द पावर माइनस 7x। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। e रेज टू द पावर 9x dx प्लस इंटीग्रल e रेज टू द पावर माइनस 7x dx। अब इसको भी सेम लॉजिक से सॉल्व करेंगे, e रेज टू द पावर 9x और डिवाइड किससे करेंगे, 9 से, प्लस e रेज टू द पावर माइनस 7x डिवाइड किससे करेंगे, माइनस 7 से, प्लस c। तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं e रेज टू द पावर 9x अपॉन 9 माइनस e रेज टू द पावर 7x माइनस 7x अपॉन 7 प्लस c। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, साइन 4x प्लस 5 का इंटीग्रल। तो साइन x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस x। तो सेम लॉजिक से माइनस कॉस 4x प्लस 5, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा इसका, 4x प्लस 5 का 4, तो उसे डिवाइड करना पड़ेगा 4 प्लस सी। तो अब 7.1 के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर पड़ा हुआ है ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो 5th क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल साइन 2x माइनस 4 ई रेज टू द पावर 3x। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, सेपरेट साइन 2x dx माइनस इंटीग्रल 4 ई रेज टू द पावर 3x dx। साइन 2x का क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस 2x अपॉन 2, माइनस 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब ई रेज टू द पावर 3x अंदर रह गया, ई रेज टू द पावर 3x। अब फर्दर माइनस ऑफ कॉस 2x बाई 2 माइनस 4। अब ई रेज टू द पावर 3x का क्या होगा, ई रेज टू द पावर 3x अपॉन 3 प्लस सी। तो ये फाइनल आंसर हो गया हमारा। नाउ 6th क्वेश्चन इज इंटीग्रल 4 ई रेज टू द पावर 3x प्लस 1। तो इसको सबसे पहले सेपरेट करेंगे, 4 ई रेज टू द पावर 3x dx
प्लस इंटीग्रल 1 dx। तो इसको तो ये तो बहुत आसान है, 4/3 e⁻³ प्लस इंटीग्रल 1 dx क्या होता है, x प्लस c। नाउ √x माइनस 1/√x होल स्क्वायर। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सबसे पहले एक्सपेंड करेंगे। तो a माइनस बी होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा वो। इंटीग्रल इसको सेपरेट करेंगे, इंटीग्रल x dx प्लस इंटीग्रल 1/x dx माइनस इंटीग्रल 2 dx। तो ये हो जाएगा x²/2 प्लस log ऑफ mod x माइनस 2x प्लस c। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें क्या है, अब इसमें न्यूमरेटर की जो पावर है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा है, क्योंकि ऊपर क्या है, इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 1 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डिवाइड करेंगे सबसे पहले। तो x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले x², तो x³ माइनस x² माइनस प्लस x माइनस 1 प्लस 1। एक बार चेक कर लेते हैं क्या किया हमने, x माइनस 1 से हमें डिवाइड करना था x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 को। तो x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ माइनस x², साइन चेंज करेंगे कैंसिल हो जाएगा, और इधर x माइनस 1 जो कि 1 टाइम जाएगा तो 0। तो इसके बाद में क्या करना है हमें, इस इंटीग्रल को हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल क्वोशिएंट कितना है, x² प्लस 1 प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो x² प्लस 1 बचेगा। तो x² का क्या हो जाएगा, x³/3 प्लस 1 का क्या होगा, x प्लस c। अब है इंटीग्रल sec x ब्रैकेट sec x प्लस 10x। तो इसमें कुछ नहीं करना, sec x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो sec² x हो जाएगा प्लस sec x 10x। सेपरेट करेंगे तो इंटीग्रल sec² x प्लस इंटीग्रल sec x 10x dx, इधर भी dx आएगा। तो sec² x का क्या होगा, 10x, और sec x 10x का sec x प्लस c। अब sec² x अपॉन cosec² x। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले sec² x को 1/cos² x अपॉन 1/sin² x। अब ये sin² x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sin²/cos², tan² x। लेकिन हमें जो इंटीग्रल पता है वो sec² x का पता है, तो क्या किसी तरीके से tan² को sec² में चेंज कर सकते हैं। तो tan² x को क्या लिख सकते हैं, sec² x माइनस 1। तो इसको सेपरेट करेंगे, sec² x dx माइनस इंटीग्रल 1 dx। sec² x का क्या होता है, 10x माइनस 1 का x प्लस c। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, 2 माइनस 3 sin x अपॉन cos² x। तो इसमें सबसे पहले 2/cos² x माइनस 3 sin x बाय cos² x। नाउ इंटीग्रल 1/cos² x इज कितना होगा, सॉरी sec² x माइनस 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, sin/cos 10 और 1/cos sec। नाउ इंटीग्रल sec² x क्या होता है, 10x, तो 2 10x माइनस sec x 10x का होता है sec x माइनस 3 sec x प्लस c। अब इसी से रिलेटेड मिसलिनियस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे।
अब ये जो क्वेश्चन है इसमें लॉग की एक प्रॉपर्टी लग रही है और वो प्रॉपर्टी क्या है, e रेज टू द पावर log x to the base e is nothing but x। ये प्रॉपर्टी यहां पे यूज होगी। तो जब भी log ऑफ समथिंग लिखा हुआ होता है, जैसे log ऑफ x यहां पे लिखा हुआ है, तो जो बेस है वो बाय डिफॉल्ट e ही मानते हैं। अगर log x लिखा हुआ है केवल, जैसे यहां पे इस क्वेश्चन में दिया भी हुआ है log x, तो बाय डिफॉल्ट जो बेस होगा log का वो e माना जाएगा। और एक प्रॉपर्टी और होती है log की, वो होती है log ऑफ a रेज टू द पावर b इज इक्वल टू b log a। तो इन दो प्रॉपर्टी का हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है log a रेज टू द पावर b इज इक्वल टू b log a, तो यहाँ पे b log a जैसा कुछ दिख रहा है हमें। तो b log a को क्या लिख सकते हैं, log ऑफ a रेज टू द पावर b, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ x रेज टू द पावर 5। सिमिलरली e रेज टू द पावर log ऑफ x रेज टू द पावर 4, log ऑफ x क्यूब माइनस e रेज टू द पावर log ऑफ x स्क्वायर। अब फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी कब यूज कर सकते हैं, जब ये और ये दोनों चीजें सेम हों। ठीक है, अब मैंने बता दिया है कि लॉग लिखा होता है केवल, तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो बेस होता है वो ई होता है। तो यहां पे भी ई और यहां पे भी ई, तो जब दोनों चीजें सेम होती हैं, जैसे यहां पे भी ई आएगा, यहां भी ई, ये सब जगह ई आएगा। तो जब ये दोनों चीजें सेम होती हैं तो हम जो फाइनल आंसर है वो केवल लॉग के आगे वाली वैल्यू को लिखते हैं, जो कि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें दिख भी रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स रेज टू द पावर 5 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स रेज टू द पावर 4 बचेगा क्या, एक्स माइनस 1 अपॉन नीचे से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। x4 बाय एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी, ये आगे फाइनल आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है। तो जो न्यूमरेटर है साइन एक्स रेज टू द पावर 8 माइनस कॉस एक्स रेज टू द पावर 8, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जाए तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। अब ये तो सेम रहेगा एज इट इज। अब इसमें हम फर्दर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसकी वैल्यू तो हमें पता है क्या होता है, 1। अब ये साइन 4x प्लस कॉस 4x को क्या लिख सकते हैं, तो इसको भी अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में एक्सप्रेस करूं तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पे जब इसे लगाएंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये जो पूरी वैल्यू है ये हमने किसकी वैल्यू निकाली है, साइन रेज टू द पावर 4x प्लस कॉस रेज टू द पावर 4x, ये इसकी वैल्यू है ये पूरी। और ये तो 1 हो गया, और इधर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब
अब इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये जो पूरी कैलकुलेशन हमने की है ये केवल और केवल न्यूमरेटर की कैलकुलेशन है, साइन 8x माइनस कॉस 8x। तो इंटीग्रल को जब हम सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रल में क्या है, ये जो वैल्यू थी ऊपर वाली 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में क्या था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस बाहर, इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा और जो जिसकी वैल्यू क्या होती है कॉस 2x। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रल माइनस साइन एक्स, लेकिन 2 से डिवाइड करना पड़ेगा प्लस c। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन इस मेथड में क्या है, in this method we convert the given function into standard function by substituting some terms equal to theta और t। जनरली हम t से ही रिप्लेस करते हैं, बुक्स में भी यही मिलेगा। और इसमें दो बातें हमें ध्यान रखनी है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द सब्सटीट्यूटेड टर्म मस्ट बी प्रेजेंट इन द फंक्शन, यानी जिस भी टर्म को हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है वो ओरिजिनल फंक्शन में प्रेजेंट होना चाहिए। और सेकंड क्या है, इंटीग्रल ऑपरेटर dx ऑलवेज कंसीडर विद न्यूमरेटर। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 10x बाय log sec x, इसका इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, तो सब्सटीट्यूशन मेथड हम अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे। तो पुट log sec x इज इक्वल टू t। अगर मैं इसको log ऑफ sec x को t पुट कर दूं तो इससे बेनिफिट क्या होगा, अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं अगर मैं x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 1 बाय sec x इंटू sec x tan x इज इक्वल टू dt ओवर dx। हमने दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। अब sec x से sec x कैंसिल और tan x dx आ गया dt। तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan x dx क्या हो जाएगा dt अपॉन log sec x को हमने t सब्सटीट्यूट किया है, तो 1 बाय टी का इंटीग्रल क्या होता है log t प्लस c। अब t को वापस रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा log ऑफ मॉड t की जगह log sec x प्लस c। तो ये जो सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था इंटीग्रल ऑपरेटर dx ऑलवेज कंसीडर विद न्यूमरेटर, जो कि हमने किया भी है कि जो इंटीग्रल ऑपरेटर है यहाँ पे जो dx है वो हमने tan x के साथ ही कंसीडर किया है। tan x dx की जो वैल्यू आई है वही तो है dt, तो जो dx है वो न्यूमरेटर के साथ कंसीडर करते हैं। और जो फर्स्ट पॉइंट था डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द सब्सटीट्यूटेड टर्म मस्ट बी प्रेजेंट इन द फंक्शन, मतलब जो सब्सटीट्यूशन है वो भी इस तरीके से हमें करना होगा कि उसका जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, वो फंक्शन में प्रेजेंट हो पहले से, जो कि हमने इसमें किया भी है। log sec x को हमने t सब्सटीट्यूट किया है और जिसको हमने फर्दर डिफरेंशिएट किया तो उसका जो डिफरेंशिएशन आएगा tan x dx, जो कि उसमें क्वेश्चन में है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा यहाँ पे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, log x स्क्वायर बाय x। तो अब इसमें क्या सब्सटीट्यूट करेंगे हम, तो x को अगर मैं x को कुछ सब्सटीट्यूट करने से तो कुछ फायदा है नहीं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 होगा और 1 यहाँ पे कहीं है ही नहीं। log ऑफ x स्क्वायर को सब्सटीट्यूट करने से कुछ फायदा होगा, तो पुट log x स्क्वायर इज इक्वल टू t। तो log x का डेरिवेटिव, log x स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू 2x इज इक्वल टू dt बाय dx। दोनों साइड हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। अब एक x से एक x कैंसिल, 1 बाय एक्स dx इज इक्वल टू
2 dt, सॉरी हाफ dt। तो 1/x dx की वैल्यू जब यहाँ पे डालेंगे तो क्या आएगा, हाफ dt, हाफ बाहर, और log x स्क्वायर को हम t सब्सटीट्यूट कर चुके हैं, तो t dt। अब इसका इंटीग्रल हमें पहले से पता है, t का क्या होता है t²/2, और 1/2 पहले से बाहर है तो t²/4 प्लस c। t की वैल्यू क्या थी log x स्क्वायर, तो log x स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, dx अपॉन x माइनस रूट एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जो रूट एक्स है वो डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले उसी को कॉमन ले लेते हैं। तो रूट एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, रूट एक्स माइनस 1। अब पुट रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आएगा। यहां से 1/रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 dt। अब इंटीग्रल क्या बन गया हमारा, 1/रूट एक्स डी एक्स क्या था 2 dt, तो 2 बाहर, अब यहाँ पे dt अंदर आ जाएगा, अपॉन रूट एक्स माइनस 1 को हम पहले ही t रख चुके हैं तो t। अब 1/t का इंटीग्रल क्या होता है log t प्लस c। इसको t की वैल्यू अगर मैं सब्सटीट्यूट करूं तो क्या आएगा, t की वैल्यू क्या थी रूट एक्स माइनस 1 प्लस c। या इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं log की प्रॉपर्टी यूज करके। उसमें क्या है कि ये जो 2 है ये इसकी पावर में चला जाएगा, और जब पावर में जब स्क्वायर हो जाएगा तो मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब 7.2 के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर जो है ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स। तो डिनोमिनेटर में हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो x है वो कॉमन आ रहा है, तो x को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स। अब क्या सब्सटीट्यूट करने पे हमें फायदा होगा, अगर मैं 1 प्लस लॉग एक्स को t पुट कर दूं, 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, और डिफ्रेंशिएट कर दूं दोनों साइड, तो 1/x dx क्या आ जाएगा dt। अब 1/x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt, और 1 प्लस लॉग एक्स को हम t सब्सटीट्यूट कर चुके हैं, तो ये dt बाय टी। अब 1/t का इंटीग्रल क्या होता है log t प्लस c। अब t को वापस डालेंगे तो इसमें क्या आएगा log mod 1 प्लस लॉग एक्स प्लस c। क्वेश्चन नंबर 12, अब इसमें हमें क्या सब्सटीट्यूट करने पे फायदा होगा, तो x⁵5 को कुछ सब्सटीट्यूट करेंगे तो कुछ फायदा होगा। उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव जो 5 इंटू x⁴ आएगा, तो वो तो क्वेश्चन में कहीं है नहीं। और x³ को अगर हम सब्सटीट्यूट करें तो फिर x³ का जो डेरिवेटिव है वो 3x² होगा, वो भी कहीं नहीं है। तो इसमें क्या है, हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा पहले ही। तो इसको तो हम एज इट इज रहने देंगे, x³ माइनस 1⁵1/3। अब x⁵5 को हम क्या लिख सकते हैं, x³ इंटू x²। वो क्यों लिखा हमने, क्योंकि अब मैं अगर x³ माइनस 1 को t पुट कर देता हूं तो उससे मुझे क्या फायदा होगा, 3x² dx इज इक्वल टू dt, और x² dx क्या आ जाएगा 1/3 dt। तो इसको तो मैंने पुट कर दिया t, और x² dx की वैल्यू यहां पे मुझे 1/3 dt आ रही है। लेकिन अब ये x³ का इसका क्या होगा, तो इसको भी हमें जो सब्सटीट्यूट हमने किया है t उसी फॉर्म में लाना पड़ेगा। और यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि x³ को भी 1 प्लस टी लिखा जा सकता है, तो x³ को 1 प्लस टी हम यहां डाल देंगे। तो फाइनली इंटीग्रल क्या बन जाएगा, x³ माइनस 1 को हमने t लिख रखा है तो t⁵1/3 इंटू x³ को क्या लिख लिया 1 प्लस टी, और x² dx क्या है 1/3 dt। तो 1/3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dt इधर आ जाएगा। अब t⁵1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, t⁵1/3 प्लस t⁵1 प्लस 1/3 कितना होगा 4/3।
अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये कुछ नहीं, इसमें एक्स रेज टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करके वापस t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। तो e रेज टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e रेज टू द पावर 2x प्लस 1, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो इसमें अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से e रेज टू द पावर x कॉमन ले लेता हूं तो क्या आएगा मेरे पास? ऊपर से e रेज टू द पावर x कॉमन लूंगा तो इधर क्या बचेगा? e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर माइनस x अपॉन, नीचे से भी e रेज टू द पावर x कॉमन लूंगा तो क्या आएगा? e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर माइनस x। अब ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब अगर मैं इसे t सब्सटीट्यूट करता हूं, पुट e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू t, तो क्या मुझे ये मिलेगा न्यूमरेटर? तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt। तो ये पूरी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। तो इसको अगर मैं यहाँ पे डालूंगा तो क्या आएगा? इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी? e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर माइनस x dx, इस पूरे की वैल्यू तो क्या आ गई? dt अपॉन, इसको हमने t मान रखा है और इसका इंटीग्रल क्या होगा? log t प्लस c। t को वापस रखेंगे तो क्या आएगा? e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर माइनस x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, 1 बाय 1 प्लस कॉट एक्स। तो इसमें कॉट एक्स को कॉस एक्स बाय साइन एक्स लिखूंगा, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स dx। अब साइन एक्स एलसीएम लेने के बाद ऊपर जाएगा तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहां एक इंपॉर्टेंट स्टेप आता है और वो इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि साइन एक्स को हमें इस तरीके से एक्सप्रेस करना होगा कि जो उसकी वैल्यू है वो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के टर्म्स में आए, क्योंकि इसको न्यूमरेटर को हम जितना एक्सपेंड करते हैं उतना ही अच्छा होता है इंटीग्रेशन में। क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन एडिशन पे और सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो वैसा करने के लिए हमें पहले न्यूमरेटर को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हमें तो न्यूमरेटर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की फॉर्म में चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? 2 साइन एक्स को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख दूंगा अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसको फर्दर मैं सेपरेट करूंगा तो क्या आएगा? ये तो कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसका तो इंटीग्रल आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसको सबसे पहले सेपरेट कर लेते हैं, हाफ तो बाहर रहेगा, इंटीग्रल 1 dx अलग हो जाएगा प्लस ये इंटीग्रल अलग हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इंटीग्रल 1 dx तो x हो जाएगा प्लस, अब इसको मैं इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को कह देता हूं मैं I1। अब इस I1 को अलग से सॉल्व करते हैं। तो इस I1 में अगर मैं देखूं तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर मैं t पुट कर दूं इन I1, पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू t। तो इसको डिफरेंशिएट करने पे मुझे क्या मिलेगा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। लेकिन न्यूमरेटर में तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा हमें। तो मैं लिख सकता हूं यहां से माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो I1 हमारा क्या हो जाएगा? I1 इज इक्वल टू
इंटीग्रल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा, माइनस डी टी आएगा। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा और इधर क्या बचेगा, डी टी अपॉन, इसको हमने टी मान रखा है, तो आई वन की वैल्यू क्या आ गई, माइनस लॉग मॉड ऑफ टी। ठीक है, तो माइनस ऑफ लॉग मॉड टी, तो इधर क्या हो जाएगा, ये हाफ एक्स और आई वन की वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा, माइनस लॉग मॉड टी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो भी सेम लॉजिक से होगा। जो हमने चीज यहाँ पे की है 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, वही चीज यहाँ पे अप्लाई होगी। कैसे, तो टेन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन एक्स बाय कॉस एक्स। अब ये cos x क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, cos x अपॉन cos x माइनस साइन x। अब सेम चीज अप्लाई करनी है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और 2 cos x को हम लिखेंगे cos x माइनस साइन x प्लस cos x प्लस साइन x, और फिर फर्दर उसको इसी तरीके से सेपरेट करेंगे जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में किया था, और फाइनली आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं यहीं छोड़ता हूं, इसके बाद आप खुद सॉल्व कर सकते हो उसे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स रेस टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 8। अब इसमें ये क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं टेन इनवर्स एक्स रेस टू द पावर 4 को टी सब्सटीट्यूट कर देता हूं तो उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 8 इंटू 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। अब यहां से एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 8 dx इज इक्वल टू 1/4 dt। तो मैं इंटीग्रल को क्या लिख सकता हूं, अब टेन इनवर्स एक्स रेस टू द पावर 4 को तो मैंने t मान रखा है, तो ये तो t आ गया, सॉरी इसको मैंने t माना है ना, इसको, तो ये साइन t आएगा, और एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 8 dx जो बचा हुआ पूरा टर्म है उसकी वैल्यू 1/4 dt है, तो 1/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इधर dt। अब साइन का क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस 1/4 कॉस टी प्लस सी, और माइनस 1/4 कॉस टी की वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। तो इस क्वेश्चन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, वो क्या है कि इस क्वेश्चन का न्यूमरेटर क्या है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या मैं 1 को कुछ इस तरीके से रिप्लेस कर सकता हूं कि साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स जैसा कुछ टर्म आ जाए उसमें। तो 1 को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसका बेनिफिट क्या है कि जो डिनोमिनेटर था वो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स था। अब अगर मैं फर्दर इसको सेपरेट करूंगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, साथ के साथ सेपरेट कर लेते हैं। 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इसका इंटीग्रल हमें पता है 10x होता है, इसका भी इंटीग्रल पता है माइनस कॉट एक्स होता है प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। अब कुछ मिसलिनियस एक्सरसाइज के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मिसलिनियस का, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए। तो इसमें अगर मैं एक्स माइनस ए को टी पुट कर दूं, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू टी, तो यहां से मुझे दो फायदे होंगे। एक तो dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा दोनों साइड डिफरेंशिएट करके, और दूसरा अब ये x माइनस ए को तो मैंने t पुट कर लिया और dx की वैल्यू भी आ गई, लेकिन इस x का क्या होगा, इस x को भी तो t के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो वो कहां से आएगा, वो भी यहीं से आएगा, x इज इक्वल टू ए प्लस टी। तो इंटीग्रल क्या बन जाएगा यहाँ पे, साइन x की वैल्यू ए प्लस टी अपॉन एक्स माइनस ए क्या था t,
और dx की वैल्यू dt। अब साइन a प्लस टी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो क्या आएगा, साइन a cos t प्लस cos a sin t अपॉन sin t। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन a cot t प्लस cos a cot t। अब इसको सेपरेट करूंगा तो क्या आएगा, साइन a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन a cot t dt प्लस cos a बाहर cot t dt। अब साइन a तो अपनी जगह रहेगा, cot t का इंटीग्रल क्या होगा, तो cot t का इंटीग्रल क्या होगा, सॉरी यहाँ ये साइन t से साइन t कैंसिल होगा, ये cot t नहीं है, यहाँ पे 1 आएगा, तो केवल cos a इंटू 1 क्या हो जाएगा, cos a। तो यहाँ पे केवल cos a रहेगा, तो इधर क्या हो जाएगा, ये भी कटेगा, तो साइन a बाहर इंटीग्रल cot t dt प्लस यहाँ पे इंटीग्रल cos a dt आएगा, तो cos a dt, cos a तो बाहर, और इंटीग्रल dt। तो cot t का इंटीग्रल क्या होगा, log mod sin t, क्योंकि cot x का क्या होता है, log mod sin x, और sin a पहले से ही बाहर था, कांस्टेंट है, प्लस अब यहाँ पे cos a तो कांस्टेंट था तो बाहर आ गया, अब dt का इंटीग्रल क्या होगा, t, तो t cos a। अब t हमने किसको माना था, x माइनस a को, तो वापस यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन a log mod साइन x माइनस a प्लस, अब यहाँ पे भी t को x माइनस a रखेंगे, x माइनस a इंटू कॉस a प्लस c, यहाँ भी प्लस c कर दें। अब ये तो एज इट इज रहेगा, साइन a log साइन x माइनस a प्लस, अब cos a को जब हम x माइनस a में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x cos a माइनस a cos a। अब a cos a जो है वो कांस्टेंट होगा, तो a cos a जब इस कांस्टेंट के साथ ऐड होगा तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे c1 कह रहा हूँ तो फाइनली जो कांस्टेंट आया वो c आ गया, ठीक है। a cos a प्लस c1, क्योंकि a cos a जो है वो अपने आप में एक कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट जब दूसरे कांस्टेंट के साथ ऐड होगा तो फाइनली जो आएगा वो भी तो कांस्टेंट ही होगा, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस c। नाउ 18th क्वेश्चन, 1/रूट साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस अल्फा। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस अल्फा को एक्सपेंड करेंगे साइन a प्लस बी से, तो ये क्या आएगा, 1/रूट साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा क्या होगा, साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा dx। अब डिनोमिनेटर में क्या है, रूट है, और रूट में से अगर इसको हमें बाहर निकालना है साइन को, तो अगर यहां से भी हम साइन कॉमन ले लें तो क्या फायदा होगा, तो उससे ये फायदा होगा कि अगर हम इस पूरे में से साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये साइन एक्स साइन क्यूब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर साइन 4x बन जाएगा, जिसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से साइन एक्स को कॉमन लेंगे, तो 1/रूट साइन क्यूब एक्स अपनी जगह। अब इसमें से हमने साइन एक्स को जब कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, इधर तो कॉस अल्फा रह जाएगा क्योंकि साइन एक्स कॉमन आ गया, इधर क्या होगा, कॉट एक्स साइन अल्फा dx। अब साइन 4x जो है वो रूट के अंदर है, तो रूट के बाहर जब आएगा तो साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, और 1/साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो ऊपर में लिख सकता हूं कॉस एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन, यहां क्या बचेगा, साइन 4x तो बाहर आ गए, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स हो गया, बचा हुआ क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा, यही तो बचेगा, क्योंकि साइन 4x जो है वो तो स्क्वायर रूट से बाहर आने के बाद हमने रेसिप्रोकल करके कॉस एक्स स्क्वायर बना दिया,
अब बचा हुआ पोर्शन क्या था, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा, ठीक है। अब ऐसा करने से हमें फायदा क्या हुआ, अब यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर मैं कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा, इसको अगर मैं टी सब्सटीट्यूट करता हूं तो ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और साइन अल्फा भी अपने आप में कांस्टेंट है, तो साइन अल्फा इंटू कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहां से कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/साइन अल्फा डी टी। अब इस वैल्यू को यहां सब्सटीट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसको आप यहां से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 41 ऑफ मिसलिनियस एक्सरसाइज। तो इसमें क्या है, dx अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर एक्स एज इट इज। अब ई रेज टू द पावर माइनस एक्स को क्या लिखेंगे, 1/ई रेज टू द पावर एक्स। अब इसका एलसीएम जब लेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। अब अगर मैं ई रेज टू द पावर एक्स को टी पुट कर देता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स आ गया डी टी, जो कि हमें न्यूमरेटर में दिख भी रहा है। तो इसको जब मैं सब्सटीट्यूट करूंगा तो क्या आएगा, डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। और हमें पता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या आता है, tan इनवर्स टी। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स टी की वैल्यू साथ के साथ सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, ई रेज टू द पावर एक्स प्लस सी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, इंटीग्रल cos 2x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, cos 2x को लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये एज इट इज रहेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, cos एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन cos एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, cos एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब दिख गया होगा आसानी से, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी पुट करूंगा तो पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, cos एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, जो कि हमें चाहिए था ऊपर। तो ये इंटीग्रल बन जाएगा डी टी अपॉन टी, तो लॉग ऑफ मॉड टी, तो लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो मिसलिनियस का एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 38। इसमें क्या है, एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स होल पावर 1/4 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 5 dx। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इसमें एक्स रेज टू द पावर 4 को अगर मैं कॉमन ले लूं और बाहर पावर 1/4 है तो बाहर क्या आएगा, एक्स कॉमन आएगा, क्योंकि एक्स रेज टू द पावर 4 को मैं अंदर से कॉमन ले रहा हूं तो बाहर पावर 1/4 भी है, तो एक्स रेज टू द पावर 4 होल पावर 1/4 कॉमन आएगा, जिसकी जो क्या होगा एक्स। अब एक्स रेज टू द पावर 4 कॉमन लिया मैंने अंदर से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 क्या आ जाएगा, 1/x क्यूब, इसकी पावर 1/4 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 5। अब 1 माइनस 1/x क्यूब की पावर 1/4 को एज इट इज अपॉन यहां से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो एक्स रेज टू द पावर 4 रह जाएगा dx। अब कुछ नहीं करना, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। यहां से क्या करना है, पुट 1 माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू टी विच इम्प्लाइज, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, -3 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 dx इज इक्वल टू dt। यहां से 1/x4 dx इज इक्वल टू -1/3 dt।
यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/3 और 1 - 1/x³ को t⁴ और ये हो जाएगा dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, -1/3 t⁴ + 1 अपॉन 1/4 + 1 प्लस c which is -1/3 t⁵ डिवाइडेड बाय 5/4 प्लस c, तो ये 4 ऊपर जाएगा तो -4/15 और t की वैल्यू क्या रखेंगे हम यहाँ पे, 1 - 1/x³। 1 - 1/x³ प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। सॉरी, यहाँ एक करेक्शन है, 1 - 1/x³ को जब हमने डिफ्रेंशिएट किया है तो एक माइनस तो पहले का इस यहाँ का आएगा और एक माइनस आएगा इसके डेरिवेटिव का, क्योंकि x⁻³ -3 ही तो है ये, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -3x⁻⁻4, तो एक माइनस इसका आएगा और एक माइनस यहाँ पे पहले से है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ भी प्लस आएगा, इधर सब जगह प्लस रहेगा ये। और एक यहाँ पे t की पावर क्या थी, 5/4, यहाँ पे मैं 5/4 लिखना भूल गया, 5/4 आएगा यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर।